सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाज जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मौजूदा सूरत हाल ये वाज़ेह करती है कि बुनियादी मसला सरमायाकारों की कमी नहीं बल्कि पॉलिसी तसलसल के साथ इंतजामी कमजोरियां और इकनॉमिक स्ट्रेटजी का गैर मुस्तहकम होना है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत से खलीजी ममालिक के इन्वेस्टर्स मिड टर्म इकनॉमिक्स की मद में वाज़ेह डायरेक्शन और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी चाहते हैं, साथ ही लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पर यकीन दहानी का भी मुतालबा कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स बड़े फैसलों से पहले संजीदगी के सबूत ढूंढ रहे हैं क्योंकि माजी में बार बार पॉलिसी की तब्दीलियों और ब्यूरोक्रेटिक सुस्त रवि की वजह से नॉन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स पॉलिसीज ने इन्वेस्टर्स के एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया था। अक्टूबर 2025 में हमने देखा FDI जो पाकिस्तान में आई वो $178.9 मिलियन रही, जो सितंबर के $185.6 मिलियन के मुकाबले में 3.6% कम है। अब तारीखी एतबार से अगर हम मुख्तसर जायजा लें तो सबसे ज़्यादा FDI पाकिस्तान में 2007 में $5.59 बिलियन की सूरत में देखी गई थी। पिछले 25 साल का हम एक एवरेज निकालें तो ये कमोबेश एनुअल $2 अरब सालाना सामने आता है। मगर इसके बाद हमने देखा 2007 के बाद जो मुसलसल सियासी और सिक्योरिटी अदम इस्तेहकाम ने रुझानात को तोड़ दिया। टैक्स पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीली, रेगुलेटरी गैर यकीनी सूरत हाल, कारोबारी रुकावटें और बढ़ती हुई कॉस्ट ने माहौल इन्वेस्टर्स के लिए नॉन अट्रैक्टिव बना दिया, जिसके नतीजे में कई मल्टी नेशनल कंपनीज कई दहाइयों के बाद अब पाकिस्तान से निकलने लगी हैं। पाकिस्तान को इम्पोर्ट ऑल्टरनेटिव पर मबनी मॉडल छोड़कर 5 से 10 साल की हिकमत अमली के साथ ग्लोबल इकनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ना होगा। इन्वेस्टमेंट का मकसद सिर्फ सरमाया लाना नहीं होता बल्कि पायदार और कलेक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए। इस सिलसिले में पाकिस्तान की नौजवान आबादी, मजबूत फ्रीलांस कम्युनिटी और जोग्राफियाई अहमियत के में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खलीजी ममालिक के पास $3 ट्रिलियन से ज़ायद फंड्स मौजूद हैं और अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी लेकर आए तो इन्वेस्टमेंट के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मौजूदा हुकूमत ने फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा एनर्जी और ट्रांसमिशन सेक्टर में बेहतरी लाकर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद किसी हद तक तो बहाल किया है, मगर कॉस्ट के साथ हैवी टैक्सेस और इंतजामी सुस्त रवि अब भी बड़ी रुकावट। लेकिन SIFC की फॉर्मेशन के बाद अब इसमें कितनी बेहतरी आ सकती है, खासतौर पर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है। जावेद कुरैशी साहब CEO हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में पाकिस्तान को पिछले 25 सालों से एक बड़ी मुश्किल का सामना है और ये इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में आती है, फिर कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से बाहर भी चली जाती हैं। ये इस इन्वेस्टमेंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एतमाद से जीत सकते हैं बैरूनी इन्वेस्टर्स का? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया। मेरे इस पे 4-5 पॉइंट होंगे। सबसे पहले जी, हमें ये देखना है कि फॉरेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कंपनियां करती हैं तो उनके पास बहुत चॉइसेस होती हैं। वो 50-60 मुल्क में इन्वेस्ट कर सकती हैं। आजकल कैपिटल ग्लोबल है, हर मुल्क चाहता है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहें। तो जब पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहता है तो उसको समझना चाहिए कि वो 100 मुल्कों के साथ कम्पीट कर रहा है। और जब मैं कम्पीट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रिटर्न उनको दें, लेकिन पॉलिसी स्टेबल हो, करेंसी स्टेबल हो, प्रिडिक्टेबल हो और उनको ये फीलिंग मिले कि वो जब पैसे पाकिस्तान में लगा रहे हैं तो उनको प्रॉपर रिटर्न मिलेगा, जो उनको बाद में जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने बोर्ड को, अपने मैनेजमेंट को, कि आपने पाकिस्तान में जब पैसे लगाए तो ये आपने सही डिसीजन लिया था। और उस वक्त पूछा जाएगा कि आपने पाकिस्तान में लगाया और बाकी 90 मुल्कों में नहीं लगाया, तो ये जो रिटर्न्स हमारे बने हैं ये सही बने हैं या नहीं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी एक प्रॉब्लम हो या दूसरी प्रॉब्लम हो, हमने एक स्टेबल एनवायरनमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को नहीं दिया लास्ट 20 साल में, जो भी वजह हो, या हमारी कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या इकोनॉमिक पॉलिसियाँ चेंज होती रहें या हमारे पड़ोस में झगड़े हों। इसकी बहुत वजूहात हैं और वो बिल्कुल पाकिस्तान के मसले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें इन्वेस्टर समझते नहीं हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं वो उनके पास चॉइसेस होती हैं, तो हमें ये हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टर का आउटलुक क्या है, इन्वेस्टर सोचता कैसे है। इन्वेस्टर से आपको रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी पड़ती है और उनको समझना पड़ता है। बहुत से इन्वेस्टर्स अब हो गए हैं, वो बहुत पहले इमोशनल इन्वेस्टर होते थे, मुल्क पसंद होता था, बरादरी होती थी, फेलो मुस्लिम ब्रदर होते थे। अब जो है जी, अब नंबर्स पे इन्वेस्टमेंट होती है।
उसमें एनालिस्ट होते हैं, उसमें स्टॉक मार्केट के रिटर्न होते हैं, उसमें रिस्क एडजस्टेड मॉडल्स होती हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें समझेंगे नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगी वो सफ़र करेगी और वो स्लो होगी। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है जी ये चीज़ें समझने की। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है जी कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो एंड ऑफ द डे इंसान होते हैं। उनके जो भी एनालिस्ट हों तो वो मुल्क को देखते हैं। अगर आपका मुल्क का एयरपोर्ट ख़राब है, अगर आपके मुल्क के होटल ख़राब हैं, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, अगर आपके टैक्सी ड्राइवर गलत फ़ी चार्ज करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप देखें दुबई को, सिंगापुर को, तो उन्होंने क्यों एयरपोर्ट अच्छे बनाए, क्यों एयरलाइन अच्छे बनाए, क्यों टैक्सी ड्राइवर को ट्रेन किया। आपको पता है सिंगापुर में टैक्सी ड्राइवर को इम्तहान लेना पड़ता था एक ज़माने में कि जी आप तमीज़ से बात करेंगे, आप फॉरेन इन्वेस्टर को चूना नहीं लगाएंगे, आप फॉरेन इन्वेस्टर को सही रास्ता दिखाएंगे। ये ली कुआन यू साहब थे जो फाउंडर थे सिंगापुर के, वो बहुत विजनरी आदमी थे और उनको ये बात समझ आ गई थी कि आप अगर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें उनको दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर आते हैं, उनका इंप्रेशन जो है मुल्क का इधर से ही आता है। तो पूरा आपको जी इकोसिस्टम बनाना पड़ता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप रिटर्न भी कर देंगे और रिस्क मॉडल भी कर देंगे, लेकिन आपकी जगह ऐसे नहीं होगी जो कोई आना नहीं चाहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक पूरा प्लान चाहिए होता है। ये आइसोलेशन में काम करना कि एक एजेंसी बना दी या एक डिपार्टमेंट बना दिया, इससे कुछ नहीं होता जी। आपका पूरा सिस्टम चलना पड़ता है साथ, हैंड इन हैंड। तो जावेद साहब ये देख रहे हैं कि अभी जो चंद एक इमर्जिंग सेक्टर्स ऐसे जिनको गेम चेंजर तस्वुर किया जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, कि मिनरल सेक्टर अगले 3 से 5 साल में बिल्कुल हमारी इकोनॉमी की शक्ल को बदल कर रख देगा, बहुत अपग्रेड हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। इसमें हम देखते हैं बहुत सारे MOUs हो रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं। IT सेक्टर में हम देखते हैं बड़ी ग्रोथ हो रही है, उसमें मुख्तलिफ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आके इंटरनेशनल कंपनीज भी जॉइंट वेंचर्स कर रही हैं। लेकिन इनके अलावा जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे माजी में, टेक्सटाइल और पाकिस्तान का ज़राई सेक्टर, इसमें कहीं कोई ऐसी खास हम इन्वेस्टमेंट आते नहीं देख रहे। इवन जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इसमें एतमाद नहीं रहा क्या? देखिए जी, एक और चीज़ भी मैं कहूँगा इस पे, मेरा काफ़ी तजर्बा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और ये मल्टीनेशनल कंपनीज में। हमें इतनी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जी कि हम अपनी बिजनेस ग्रुप्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाएं कि हमारी अपनी बिजनेसेस भी इन्वेस्ट करें। अगर आपकी अपनी इन्वेस्टर और आपके अपने बिजनेसमैन मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा? तो पहले तो जी आप माहौल ऐसा बनाएं कि आपके अपने बिजनेसमैन इन्वेस्ट करें। अपने बिजनेसमैन समझते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, उनको पाकिस्तानी माहौल, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी से डील करना आता है। और वो भी अगर हो जाए तो कोई इतना भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई इतनी ज़्यादा अगर ना आए, लेकिन अगर आपके अपने इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी ठीक होता है। जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो अब हमें जो है ये भी देखना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमें एक एफिशिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे हम जॉब्स क्रिएट कर सकें, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके, जिससे मैन पावर की ट्रेनिंग हो सके। अगर एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको ये सारी चीज़ें नहीं दे रही हैं तो फिर हमें थोड़ा सा इसको भी रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि होता सिर्फ ये है जी कि बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है और फिर अगले 10, 12, 15 साल में 10 टाइम्स एज मच या 20 टाइम्स एज मच फॉरेन करेंसी बाहर चला जाता है। तो इसमें भी जो है ना, हमें थोड़ी सी इसमें आई थिंक थोड़ी सी साइंस इस्तेमाल करनी चाहिए कि जी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए यूज़फुल है भी या नहीं। और मेरा इस पे व्यू ये है कि जी हमें एक मॉडल की तरफ जाना चाहिए जहां हम ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स करें, जहां से कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पार्टी आती है तो उनके साथ कोई पाकिस्तानी बिजनेस ग्रुप भी लगे, ताकि जो उनकी वैल्यू है, उनके स्किल सेट हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है, उसमें हमारी कंपनियों को भी और हमारे बिजनेसमैन को भी उसका फ़ायदा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ख़राब चीज़ है या हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
कि थोड़ी सी हमें इसको ना कॉशियसली देखना चाहिए और थोड़ा सा इसमें थॉट की ज़रूरत है और थोड़ी बहुत एनालिसिस की ज़रूरत है कि यार ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये वाकई पाकिस्तान के लिए यूज़फुल है या नहीं। हमारी बहुत सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो आई है जी कंज्यूमर साइड में, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट बड़ी है, 250 करोड़ लोग हैं, तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं वो कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं हमारी मार्केट में। लेकिन अगर आप इसका सोचें तो लॉन्ग रन में क्या वाकई पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होता है कि अगर हम च्युइंगम बाहर से ला रहे हैं या चॉकलेट बाहर से ला रहे हैं, क्या वो चीज़ें हम खुद नहीं बना सकते? तो इस पे भी जी काम अब जो है ना, अब हम एफिशिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं। और जो आपने माइनिंग की बात की, ये बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जी इसमें, लेकिन हम सारों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसमें टाइम लगेगा। माइनिंग की बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होती है, इसमें काफ़ी रिस्क भी होता है और इसमें जी इसको आप अभी बिल्ड नहीं कर सकते अपने नंबर्स में। अगर ये हो गया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोनस होगा इंशाल्लाह, लेकिन डे टू डे आपकी इकोनॉमी के लिए आपको इसकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन अभी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज माइनिंग में फेलियर्स भी होते हैं कभी कभी। वो नहीं निकलता है या आधा निकलता है या उसको निकालने में इतने खर्चे हो जाते हैं कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम रह जाती है। तो ये, और प्लस थोड़े से इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं इन इलाकों में, तो अभी इस पे जो है इतना मुझे एतबार अभी इतना नहीं करना चाहिए। जो आपने आईटी की बात, ये मेरे ओपिनियन में जी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, काबिल हैं, यंग पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं, और इसमें आई थिंक अगर गवर्नमेंट एक हाथ प्ले करे जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे और टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ काम करे, एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करे, तो इसमें जी मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। यंग पॉपुलेशन है, अंग्रेजी बोलते हैं, स्किल्स हैं माशाल्लाह, ब्राइट लोग हैं, नंबरों में तेज हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करने में तेज हैं। तो ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि जी इसमें हमारा बहुत अपसाइड है। हम जो भी जी लोगों में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा ओपिनियन ये है कि इसका आपको फल मिलेगा। तो जावेद साहब, ये हुकूमत की अब ये समझ आ गई है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट लोकल हो या फॉरेन डायरेक्ट हो, ये लेकर अगर आनी है तो प्राइवेट सेक्टर का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने देखा इसी साल 3 महीने पहले सितंबर में चाइना में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन गया पाकिस्तान से, 250 कंपनीज गई, हंड्रेड्स ऑफ डेलीगेट्स उनके साथ थे, और वहाँ पर बहुत B2B एग्रीमेंट्स हुए, जॉइंट वेंचर्स हुए। प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको कोट किया कि 7 से 8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। तो ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मजीद मुनक्किद करवाई जानी चाहिए दीगर ममालिक के साथ भी, और उसमें हुकूमत की पार्टिसिपेशन कम से कम हो, प्राइवेट सेक्टर का रोल उसमें बढ़ता रहे। अब हुकूमत ये समझ रही है अच्छे तरीके से? सर, हुकूमत बिल्कुल समझ रही है, आहिस्ता आहिस्ता समझ रही है। इसमें जी हमारे 2-3 ओपिनियंस हैं। एक तो जी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट को तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट चले ऑर्गेनाइज कर दें, दरवाज़ा खोल दें, लेकिन गवर्नमेंट को कॉन्फ्रेंस टेबल पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर की डिस्कशंस होनी चाहिए दोनों तरफ से। एंड सेकेंडली जी देखें, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाना और 200 लोगों को बिठाना, 200 लोगों के सामने बिजनेस नहीं होती जी। बिजनेस और स्पेशली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब बड़े नंबर इन्वॉल्व होते हैं तो ये बड़ी छोटी छोटी डिस्कशंस में होती हैं। इसमें प्राइवेट डिस्कशंस होती हैं, कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस होती हैं, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस होती हैं जो नहीं लोग चाहेंगे कि 200 और लोग भी देखें और सुने। तो ये हम बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करते जी। ये फिर शोशाबाजी हो जाती है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस आपको स्मॉल ग्रुप्स में जाना चाहिए, और इसमें जहाँ प्राइवेट डिस्कशंस हों, प्राइवेट मीटिंग्स हों, उसमें सीनियर लेवल लोग आए। दूसरी चीज़ ये होती है जी कि ये बाहर के मुल्कों में जो बड़े बड़े मुल्क हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, वो अब माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल हैं और इतने कामयाब लोग हैं कि वो वैसे ही पसंद नहीं करते कि हम 200 लोगों की मीटिंग्स में आए। तो आप जो है ना, कभी पते की बातें कभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस यही आप MOU साइन करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल काम होता है जी 6-8 लोगों का, 4-5 लोगों का। और उसमें आई थिंक गवर्नमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझ रही है, और वो काफ़ी जो है अब प्राइवेट सेक्टर के लोगों से बात कर रही है, और
उसमें आप देखने लगे हैं कि वो क्वाइटली एक छांटी का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है कि जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, उनको आगे ले जाओ, उनको उनके लिए बेशक दरवाजे खोलो, और उसके बाद फिर वो प्रोसेस को ना, उस प्रोसेस से आप हटी जाएं तो बेहतर है। लेट प्राइवेट सेक्टर टेक पार्ट। मैं कहूँगा, मैंने देखा है जी कि गवर्नमेंट इसमें काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है और वो काफ़ी समझ गए हैं, और अब वो काफ़ी इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट का डायलॉग है वो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया है लास्ट 5-6-8 महीने में। ये मैं गवर्नमेंट को दाद दूंगा, और मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा ऐसे ही कि जी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि जी जो रिकग्निशन है, जो बातें हो रही हैं, इन पर्टिकुलर SIFC के साथ जो बातें होती हैं, हमने 1-2 कॉन्फ्रेंस में उनके साथ हेल्प किया है, वो भी अब यही कह रहे हैं कि जी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, कम लोग आए। जो मेन डिस्कशंस होंगी वहाँ सऊदी से भी यही हमें मैसेज आ रहा है। दूसरी चीज़ ये हो गई है जी कि माशाल्लाह, ये मैंने पहले भी कहा था कि अब आप सऊदीज़ में भी देखें, उनकी जो क्वालिटी है, उनके कंपनियों की, उनके लोगों की, उनके एनालिस्ट की, वो अब बहुत बहुत इम्प्रूव हो गई है। तो वो भी अब बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो रिटर्न एनालिस्ट लोग होते हैं, उन्होंने बाहर के एनालिस्ट रखे हुए होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो अब जो डिस्कशंस होती हैं वो बहुत प्राइवेट सेक्टर होती हैं, और वो रिटर्न्स पे और रिस्क्स पे और बैंकेबिलिटी पे ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो उधर के प्राइवेट सेक्टर के लोग जो समझदार लोग हैं और जो डीलें एक्सिक्यूट कर सकते हैं, ये अब MOU का ज़माना ख़त्म हो गया जी। अब बिजनेस करनी होती है तो करनी होती है। ये MOU का तो मुझे समझ ही नहीं आता इसका क्या मतलब होता है कि जी आज हम मिलके एक चीज़ साइन करेंगे कि हम शायद बाद में बिजनेस करेंगे। तो ये आई थिंक एक अननेसेसरी प्रोसेस है जिसको हटा ही देना चाहिए। इसमें इसकी क्रेडिबिलिटी भी अब रही नहीं है। आप लोगों से पूछें तो वो कहते हैं जी MOU का क्या मतलब है। और अगर आप देखेंगे कि लास्ट विजिट में इतने MOU साइन हुए थे, तो आप 2 साल बाद जाके देखेंगे कि यार इसमें से डीलें कितनी हुई थी, तो आपको 2 डीलें भी नहीं नजर आएंगी। तो इससे बेहतर है कि हम ये MOU कल्चर से हट जाएं, इन्वेस्टर्स की स्मॉलर ग्रुप्स बनाएं और सेक्टर वाइज आइडेंटिफाई करें। इसमें काम करना पड़ता है जी, इसको इन्वेस्टर को भी समझना पड़ता है। अब सऊदी अरेबिया का 2030 का एक प्लान है जी। अगर आप 2030 का वो प्लान नहीं समझेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि सऊदी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो प्लान जो है सऊदीज का, उसमें उन्होंने 6-7 इंडस्ट्रियां आइडेंटिफाई की हुई हैं। और अगर आप समझेंगे ये नहीं कि ये वो सिर्फ उन 7 इंडस्ट्रियों में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर कैसे आप बिजनेस कर सकेंगे। अब मैं आपको बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ी अच्छी आई थिंक ट्रांजैक्शन शायद हो भी रही है जी, कि जी अरेबिया आई थिंक 2030 में वो वहाँ फुटबॉल का वर्ल्ड कप करने वाले हैं। तो वो MBS साहब ने कहा है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप सऊदी में होगा, तो हर चीज़ जो उस वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होगी वो सऊदी में बनेगी। तो उन्होंने एक फरमान दे दिया है कि जी ये ऐसे होगा। तो अब वो कह रहे हैं कि जी हम जो फुटबॉलें भी होंगी वो भी सऊदी अरेबिया में बनेंगी। अब सऊदी फुटबॉल तो नहीं बनाने आते, तो अब वो किसके पास आ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया के बेस्ट फुटबॉल बनाते हैं। बिल्कुल। तो अब देखें, ये अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब ये सेंसिबल अपॉर्चुनिटी है, ये सऊदी अरेबिया के बिजनेस प्लान से अपॉर्चुनिटी निकल रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के फुटबॉल मेकर जो हैं वो इससे बहुत बेनिफिट करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना बड़ा साइज, स्कोप, ये माशाल्लाह पाकिस्तान की आप देखें सियालकोट में बहुत इसमें से अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी जो लोग फुटबॉल वगैरह बनाते हैं। और इसमें लंबी इन्वेस्टमेंट होगी। तो देखें, ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट होती है। 5 साल, अगर आप 1 साल पहले कहते हैं कि जी पाकिस्तान और सऊदी फुटबॉल की एक इन्वेस्टमेंट करते हैं फुटबॉल बनाने की, तो लोग हंसते, कहते हैं यार ये क्या बात कर रहे हो, छोटी मोटी बात करो, बड़ी बात करो। लेकिन चीज है जी जो इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्वेस्टर को भी समझना, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन समझना, उसकी अपनी प्लान समझना, स्पेशली सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क। अब सऊदी अरेबिया लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। अगर आपका 2030 प्लान, वो फूड सिक्योरिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें भी अपने आप को ना सऊदी अरेबिया के प्लान्स के साथ अलाइन करना पड़ेगा। सही। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि चंद सेक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जो वाकई पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मईशत की राह को और उसकी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकते हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बड़ा अहम मसला है कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड इलेक्शंस का, जो 3.5 साल से नामुकम्मल है। जावेद कुरैशी साहब चूँकि डायरेक्टर हैं कि इलेक्ट्रिक
के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं और हुकूमती साइड से वो डायरेक्टर हैं, तो बड़े रेलेवेंट हैं। वो बहुत सारे सवालात के जवाब देने के लिए एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस अहम मौजू पर जावेद कुरैशी साहब से गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी की लिस्टिंग मुख्तलिफ मराहिल से होकर मुकम्मल होती है, जिसमें SECP का किरदार भी इंतहाई अहम होता है, जो किसी कंपनी के बोर्ड की तश्कील पर गहरा असर रखता है। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी कंपनी के स्टॉक्स इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग के माहौल पर बुरा असर ना डालें। ऐसे में किसी डिस्प्यूट की रिपोर्ट को दोनों रेगुलेटर्स यानी स्टॉक एक्सचेंज और SECP बहुत संजीदगी से लेते हैं या उन्हें लेना चाहिए। लेकिन के इलेक्ट्रिक के मामले में, जो कि कराची जैसे इकोनॉमिक हब में पावर जैसी अहम यूटिलिटी फराम करती है, उसके बारे में एक अक्सरियती शेयर होल्डर जैसा कि होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसका के इलेक्ट्रिक की कंपनी में तकरीबन 38% शेयर है, उसकी शिकायत को दोनों रेगुलेटरी इदारों यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और SECP की जानिब से नज़रअंदाज कर देना ये जाहिर करता है कि ये दोनों इदारे या तो इस मामले में किसी तौर पर मफलूज हैं या फिर किसी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि केई होल्डिंग के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड का इन दोनों इदारों को खत लिखे अब तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और मजमूई तौर पर बेज़ाब्तगी यानी के इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत को ख़त्म हुए 4 माह का अरसा गुजर चुका है। के इलेक्ट्रिक के अक़लियती शेयर होल्डर जो कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फोरम पर ज़बरदस्ती काबिज़ हैं, बोर्ड के नए इंतखाबात के लिए तैयार नज़र नहीं आते। सालों से अक्सरियती शेयर होल्डर्स की शिकायत पर दोनों रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई का भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे में उनकी क्या जिम्मेदारियां थीं, ये हम गुज़िश्ता 2 रोज़ में तमाम कानूनी और रेगुलेटरी पहलुओं के साथ आपको तफसील से बता चुके हैं, क्योंकि इन रेगुलेटर्स की जानिब से कंपनी के अहम मामले को दुरुस्त करने के लिए कोई इक़दामात या कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये जानने के लिए फ़ारूक सब्ज़वारी जो CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनसे हमने प्रोग्राम में मौक़िफ़ देने के लिए मुसलसल रब्ता किया, लेकिन वो रोज़ एक नया जवाब बताकर माजरत करते रहे। चेयरमैन SECP आकिफ सईद को भी हमने प्रोग्राम में आकर इस मामले पर मौक़िफ़ देने की दावत दी। उन्होंने भी जवाब दिया कि वो मीडिया पर नहीं आएंगे, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई ज़रूर करेंगे। लेकिन वो कार्रवाई तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। जहां दोनों रेगुलेटर्स बेबस नज़र आ रहे हैं, ऐसे में इन रेगुलेटर्स को रेगुलेट करने या उनकी कारकर्दगी पर नज़र रखने वाली मिनिस्ट्री भी ताहाल के इलेक्ट्रिक के मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। रेगुलेटर्स की नाअहली पर मिनिस्ट्री क्या एक्शन ले सकती है, इसका एक जायज़ा आज हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं कि अब ये मिनिस्ट्री क्या कर सकती है। ये रेगुलेटर्स यानी स्टॉक एक्सचेंज और SECP फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत काम करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पूरे मामले में क्या एक्शन ले सकती है, वो कुछ इस तरह से है। वज़ारत ख़ज़ाना पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर निगरानी का इख्तियार रखती है, लेकिन ये निगरानी बराह रास्त इदारों के रोज़मर्रा के मामलात या किसी मखसूस कंपनी के मुतालिक नहीं होती, बल्कि ये निगरानी पॉलिसी और इंतज़ामी सतह की होती है। वज़ारत ख़ज़ाना का बुनियादी ज़रिया निगरानी SECP पॉलिसी बोर्ड है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना, SECP के चेयरमैन, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर और प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन शामिल होते हैं। SECP और स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज एक्ट 2017 और लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 रेगुलेशंस के निफाज के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके तहत बोर्ड के इंतखाबात बर वक्त करवाना लाजमी है। अगर इन इदारों के फ़राइज़ में कोताही महसूस की जाए तो वज़ारत ख़ज़ाना चंद इक़दामात करने का इख्तियार रखती है, जिसमें सरफ़हरिस्त वज़ारत पॉलिसी बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर मामलात उठाकर SECP को मुतल्लक़ा क़वानीन, क़वाइद या ज़वाबित में तरमीम की हिदायत दे सकती है, ताकि पॉलिसीज़ को लाजमी इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके साथ ही वज़ारत SECP को हिदायत जारी कर सकती है कि वो मौजूदा ज़वाबित को मजबूत बनाए या नए ज़वाबित मुतारफ़ करवाए, जैसा कि बोर्ड इंतखाबात जो मुकर्रर वक्त पर ना होने की सूरत में ताख़ीर पर जुर्माने बढ़ाए जा सकते हैं, ताकि मुतल्लका कंपनीज जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाएं। मजमूई तौर पर कॉरपोरेट गवर्नेंस और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाया जा सके। ताहाल के इलेक्ट्रिक के मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके साथ ही मिनिस्ट्री इस बात को भी यकीनी बनाती है कि किसी शिकायत की सूरत में SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसी भी डिस्प्यूट को इन्हीं दोनों रेगुलेटरी फोरम्स पर हल करवाएं। लेकिन अगर रेगुलेटर्स किसी डिस्प्यूट को हल ना करा सकें तो मामला पॉलिसी बोर्ड के सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना, SECP के चेयरमैन, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर और प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन शामिल होते हैं। के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर होल्डर SECP और स्टॉक एक्सचेंज तक मामला के होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर के जरिए दोनों रेगुलेटर्स तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस डिस्प्यूट पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दोनों रेगुलेटर्स को अभी तक कोई हिदायत नहीं पहुंची है। यानी मामला ना मिनिस्ट्री की तरफ
तरफ से आगे बढ़ रहा है और ना ही रेगुलेटर इस मामले के हल में संजीदा नजर हैं। 3.5 साल से ज़ायद का अरसा इस नामुकम्मल बोर्ड को गुजर चुका है। 4 माह पहले इसकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। आखिर ये इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, कौन इसको रोक रहा है, ये और इससे जुड़े कई और अहम सवालात हैं जो हम जावेद कुरैशी साहब से पूछेंगे, जो डायरेक्टर हैं के इलेक्ट्रिक बोर्ड के। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। यहाँ एक बड़ा ही अहम मसला है कराची का भी के इलेक्ट्रिक के बोर्ड इलेक्शंस हमने देखा 3-3.5 साल से वो बोर्ड बिल्कुल नामुकम्मल है, टर्म अपनी पूरी कर चुका है। आप भी उस बोर्ड के चूँकि मेंबर हैं, तो ये अभी 13 नवंबर को 6 नवंबर को 2 इजलास भी बुलाए गए, उसमें गुफ्तगू होनी थी कि CEO को भी तब्दील किया जाए। ये मामला अगर ये इस तरह कंपनीज़ में इस तरह के मामलात रहेंगे तो ये इस पूरे सिनेरियो को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक बैड केस के तौर पे ये सामने रहेगी ये चीज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी, कि एक कंपनी जो 20 साल पहले प्राइवेटाइज हुई उसके इशूज़ ही नहीं रिजॉल्व हो पा रहे हैं। सर आप बिल्कुल होंगे, बिल्कुल रिजॉल्व होंगे। वही लोग हैं, वही मुल्क है, वही इन्वेस्टर हैं, वही ग्रुप हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं। अगर आप कोई एक इन्वेस्टर हैं, अब कल अगर आप, सर सिंपल बात है ना, कल आप कहते हैं कि जी मैंने छुट्टियों के लिए ग्रीनलैंड जाना है, तो आप किसी से पूछेंगे ना कि यार वो तुम ग्रीनलैंड गए थे, कैसी जगह थी? ऐसे ही जाएंगे ना, ऐसे ही तो नहीं जाएंगे बस आंखें बंद करके पूछे बगैर। तो जो सऊदी इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान आता है, वो पहला सवाल उन्हीं से ही पूछेगा, भाई तुमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस, माहौल कैसा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, लोग कैसे हैं, लेबर कैसा है, टैक्स कैसा है, करप्शन कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो मेरा ये ओपिनियन है जी, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं कि के इलेक्ट्रिक में जल्द अज जल्द एक वर्किंग अरेंजमेंट बने। ये जो लड़ाई और फसाद और डिसएग्रीमेंट है ये ख़त्म हो, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। सारे डिस्को आ रहे हैं जी प्राइवेटाइजेशन के लिए। वो सवाल कोई पूछेगा कि यार आप डिस्को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो बताएं कि जो एक डिस्को है आपका प्राइवेट सेक्टर में, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, तो आप मुझे बताएं ना कि वो इन्वेस्टर क्या समझेगा। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि सब लोगों को ये पता है और सब लोग इस पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह जी इस पे कोई अरेंजमेंट हम निकालेंगे ताकि ये वर्किंग अरेंजमेंट बने। जो भी थोड़े मसले हैं वो हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे, और उसमें बैठ के जी बेस्ट तरीका यही होता है कि बैठ के काम करें मिलके और कोई हल निकालें। कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती जी जो अनरिजॉल्वेबल नहीं होती। एक आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स हैं शेयर होल्डर्स में और मैनेजमेंट में और गवर्नमेंट में, बस मिल के करें जी काम, और थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा बहुत दोनों तीनों साइडों को थोड़ा बहुत एक्नॉलेज करना पड़ता है। क्योंकि मैंने वही आपको कहा जी, इन्वेस्टर इंसान होते हैं, ग्लोबल प्लेस है, आजकल कम्युनिकेशन 2 मिनट लगते हैं सर। व्हाट्सएप फोन कॉल किया, डेटा निकाला, गूगल किया, क्या चीज़ आप कोई चीज़ छुपा थोड़ी सकते हैं आज। तो जावेद साहब, जो हमारे यहाँ जो रेगुलेटर्स हैं हमारे यहाँ SECP या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो अपना रोल प्ले हैं 3.5 साल से, चूंकि बोर्ड नामुकम्मल है, 4 महीने पहले 29 जुलाई 2025 को उसकी टर्म भी पूरी हो चुकी है, इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो ये SECP या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे, और इंटरनली कौन रोक रहा है इन इलेक्शंस को होने से, क्योंकि इससे बड़ा इमेज खराब हो रहा है पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक का। ऑर्डर लिए हुए हैं, कोर्ट ऑर्डर लिए हुए हैं, वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से वो मूव नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम कोर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ कैसे जाएं। वो भी एक है कि जी वो अगर हम कोर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाएं तो वो फिर लोग कहेंगे जी देखें इस मुल्क में तो कोई लॉ ही नहीं है, आपको स्टे ऑर्डर मिला हुआ था, आपने फिर भी ये किया वो किया। तो ये रेगुलेटर्स भी तो देखें ना, उन पे भी तो फिर एक अजीब सी सिचुएशन है ना। वो बेचारे करें तो गालियाँ खाएंगे, नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये भी थोड़ा ये चीज़ें जो होती हैं सर, ये शेयर होल्डर्स डिस्प्यूट्स शेयर होल्डर्स ही सॉल्व कर सकते हैं। ये बाकी रेगुलेटर वगैरह वो सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन जो अगर मेन चीज़ है रेगुलेटेड शेयर होल्डर्स की और शेयर होल्डर्स की और मैनेजमेंट की, ये चीज़ें उनको ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो लेकिन अब ये फिर जावेद साहब, जब एक टर्म ही कंप्लीट हो गई और वो इनकम्प्लीट कोरम के साथ वो टर्म कंप्लीट हुई है, फिर जब इजलास भी बुलाया, तो गालिबन 13 नवंबर वाला इजलास भी आप ही की कॉल पर आप ही ने कॉल किया था, और उसमें भी वो कोरम पूरा नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हो सकी, सिर्फ 6 मिनट के बाद वो इजलास ख़त्म हो गया। तो ये बिहेवियर किस तरह का, इतनी बड़ी कंपनी का जो मुल्क के सबसे बड़े शहर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो ये अगर टर्म ही कंप्लीट हो चुकी है तो फिर किस तरह से डायरेक्टर्स अपने ओहदों पर मौजूद रह सकते हैं?
नहीं, ये बिल्कुल जी, ये सारे मसले हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ इश्यूज रिजॉल्व होंगे निगोशिएशन से और डिस्कशन से। ये अदरवाइज ये बदमज़गी रहेगी। वो कहेंगे कि जी इन्होंने ये किया, वो कहते हैं उन्होंने वो किया, इसमें फिर बैक एंड फोर्थ, तुमने ये किया वो किया, इसमें फिर झगड़ा ही रहेगा जी। और मैं तो ये अपील करता हूं सबको, और जो हम कोशिश कर रहे हैं, और इस पे मैं काफ़ी, मुझे उम्मीद है जी कि ये हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, बैंक का भी बहुत एक्सपोजर है केई को, इसमें सारे कराची के लोग हैं, इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुदा ना खास्ता ये कंपनी को मसले हो गए तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी कराची के लोगों को। अगर बिजली का मसला हो गया तो क्या करेंगे हम? आप सोचें 25 मिलियन लोग हैं कराची के, वो कहाँ जाएंगे अगर बिजली में डिसरप्शन हो गई या के इलेक्ट्रिक की फंक्शनिंग स्मूथ नहीं हुई? तो आई थिंक ये हो जाएगा जी रिजॉल्व। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। गवर्नमेंट चूंकि 24% की शेयर होल्डर है और आप भी चूंकि गवर्नमेंट के डायरेक्टर हैं, तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये इलेक्शंस हों, बोर्ड कंप्लीट हो, नया बोर्ड आए, फ्रेश सोच आए, ताकि कंपनी बेहतर अंदाज से आगे चल सके। देखिए जी, हम सिर्फ चाहते, हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि शेयर होल्डर मिलके काम करें और ये कंपनी ठीक चले। हम किसी की साइड नहीं लेना चाहते, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जी के इलेक्ट्रिक ठीक से चले। उसमें थोड़ी बहुत जो है, आई थिंक थोड़ी बहुत है गुंजाइश कि उसको थोड़ा बहुत ठीक करें, उसमें 2-4 चीज़ें डिफरेंटली करें, उसमें थोड़ी बहुत मैनेजमेंट में 1-2 उनकी टीम को थोड़ा स्ट्रेंथन करें। ये कोई नहीं चाहता कि हम केई को बर्बाद कर दें, या केई में हम सारी मैनेजमेंट निकाल दें, या हम केई में मशीन गन चला के। सब चाहते हैं जी कि केई ठीक ठाक चले। तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई हैं अननेसेसरीली मेरे ओपिनियन में। और सबका जी एजेंडा एक ही है, और उसमें बस कभी कभी थोड़ा सा होता है कि लोगों को थोड़ा इमोशनल कम होना पड़ता है और वापस टेबल पे आना पड़ता है, और साइंटिफिकली और लॉजिकली बात करनी चाहिए कि देखें ये 4-5 मसले हैं इसमें, और ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और जावेद साहब, इदारे की अहमियत होती है या शख्सियत की अहमियत होती है कंपनी में? चूंकि हम देख रहे हैं 7 साल मोनी सल्वी का जो टेन्योर रहा, उसमें परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही, बहुत सारी इनएफिशिएंसीज भी सामने आई, उनका टेन्योर भी पूरा हो गया, एक डिसीजन भी मुतसिब का सामने मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उन्हें CEO बरकरार रखना चाहता है और वो खुद भी बरकरार रहना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो इस वक्त अथॉरिटी है कि इलेक्ट्रिक की, कि वो मोनी सल्वी के अलावा किसी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं? नहीं, देखिए जी, ये एक साइड है। ये अगेन यही बात होती है जी कि ये फिर बदमज़गी शुरू हो जाती है, एक एजेंडा बन जाता है, ये एक फीलिंग बन जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभी जो फ्रेशली भी देखनी पड़ती हैं और डिफरेंटली भी देखनी पड़ती हैं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो हर वक्त बेहतर करने की कोशिश करें। वो थोड़ी सी जी शेयर होल्डर्स में बदमज़गी हो गई है, वो थोड़ा ट्रस्ट का फैक्टर वहाँ हो गया है। आई थिंक उसकी वजह से वो सारा जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो सारी कंपनी में आ गया है, और उसमें मैनेजमेंट भी इफेक्ट हो जाती है, उसमें बोर्ड डायरेक्टर भी इफेक्ट हो जाते हैं, उसमें रेगुलेटर भी इफेक्ट हो जाते हैं। जावेद साहब, बोर्ड को कंप्लीट होने से कौन रोक रहा है? जो 3.5 साल से हम देख रहे हैं, 2022 से ये बोर्ड इनकम्प्लीट है, 3 डायरेक्टर्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से फैसला साजी में भी ज़ाहिर है मुश्किलात आती होंगी, डे बाई डे अफेयर भी उससे मुतासर हो सकते होंगे। ये कौन रोक रहा है कि ये इलेक्शंस ना हो? ये इन्होंने शेयर होल्डर्स ने स्टे ऑर्डर वगैरह ले लिया था, तो उसकी वजह से फिर कोई जो है ना वो उसके बाद फिर कोई चेंजेस हम कर नहीं सके, क्योंकि अच्छा, जी ये जो अल-जमी ग्रुप और डेनिम ग्रुप हैं, इन्होंने ये स्टे लिया हुआ है। ये पहले की बात है, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत जो शेयर होल्डर में चेंज वगैरह आया था, उनको वो पसंद नहीं आई थी बात, और वो थोड़े से उन्होंने फील किया कि ये गलत बात है। अब यही मैं कह रहा हूँ जी कि ये चीज़ें अब थोड़ी पास्ट में हैं। ये सारी चीज़ें उस वक्त क्या था, क्यों था, कैसे था, अब हमें आगे चलना चाहिए जी। और सबके लिए अच्छा यही है, कराची के लोगों के लिए अच्छा है कि जी बातें आगे चलती रहें। हर वक्त पास्ट में जाना और हर वक्त समझना कि उस वक्त आपने ये क्यों किया था और वो क्यों किया था, वो सब ठीक है जी, उसका फ़ायदा फ्रैंकली नहीं होता। अब आप आगे चलें और कहें जी आज हम ये सिचुएशन में और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सही। और एक आखिरी सवाल जावेद साहब, कि इसमें हुकूमत और खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर क्या रोल प्ले कर सकती है, चूंकि उन रेगुलेटर्स के ऊपर तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री मौजूद है?
सर देखिए जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है, बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकती है जी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या पावर मिनिस्ट्री हो या जो भी मिनिस्ट्री हो, वो बेस्ट चीज़ ये कर सकते हैं सर कि आप दोनों शेयर होल्डर्स जो हैं उनको आमने सामने लाएं, उनको फैसिलिटेट करें, और जो बेस्ट चीज़ कोई भी मिनिस्ट्री कर सकती है वो ये है कि जी वो बताएं और उनका इम्प्रेशन दिया जाए कि वो किसी की साइड पे नहीं है, वो के इलेक्ट्रिक की साइड पे और कराची के लोगों की साइड पे। अगर आप पर्सनलाइज, अब थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक में ना ये पर्सनलाइज हो गया है, ये इधर बहुत हर बंदा का कोई एजेंडा है कि जी वो फलाने जावेद कुरैशी भी कोशिश कर रहे हैं कंपनी में अपने लोग लगाने की। हम जी गवर्नमेंट के नॉमिनी है, हम गवर्नमेंट हमें बोर्ड पे रखता है और कहता है यार तुमने गवर्नमेंट का डू योर बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट। तो मेरी तो ये जी, और जावेद साहब शायद बहुत सिंपल हो जाए चीज़, अगर जिनके शेयर्स सबसे ज़्यादा हैं, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, उनको अगर इख्तियारात मिल जाएं और जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके पास से इख्तियारात अगर माइनस हो जाए, तो शायद ये एक हल हो सकता है, इसका वे आउट निकल सकता है ऐसे। सर ये देखें, ये भी जो है ना, ये मैं वही बार बार आपको कहूँगा और आप कहेंगे आप वही चीज़ बार बार कह रहे हैं, टीम वर्क सर, टीम वर्क करें, मिल के दोनों करें। सही। अजीज साहब CEO पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद थे। वो आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।